Hey guys, this is Upain and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. जैसा आपको पता है दोस्तों कि हमने अपनी स्पीड बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं और 20 मिनट्स में ये एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टू अटैम्प्ट्स किए हम लोगों ने 2 दिनों में, तो 20 मिनट में नहीं 25 मिनट के अप्रॉक्स जाके हम लोग ये एनालिसिस कंप्लीट कर पाए। आज फिर से हमारा वही टारगेट रहेगा कि ये एडिटोरियल जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन 20 मिनट, क्योंकि हमारे पास वहाँ पैसेज रीडिंग का इतना ही बड़ा पैसेज आता है वहाँ एग्ज़ाम में, और उसमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम 25-25 30-30 मिनट एक पैसेज में ले पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, सो जल्दी से फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटोरियल एनालिसिस। और आज का एडिटोरियल है हमारा अ वेलकम डिसीजन ऑन रैम्पिंग अप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। तो एक वेलकम डिसीजन है, जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया ये काफ़ी वेलकम करने वाला है। इट शुड बी वेलकम्ड। क्या? रैम्पिंग अप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना, स्पीड अप करना, रैम्प अप करना। वैक्सीन प्रोडक्शन मस्ट बी रैम्प्ड अप टू सस्टेन एक्सपोर्ट्स एंड मीट डोमेस्टिक डिमांड। सो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड को सस्टेन करना, उनको फुलफ़िल कर पाने के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़रूरी है। In a welcome move to address the huge vaccine inequality globally, India will from October resume exporting much needed COVID-19 vaccines. तो एक वेलकम मूव आया है कि इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट फिर से स्टार्ट कर देगा कोविड-19 वैक्सीन का फ्रॉम अक्टूबर। देखते हुए ग्लोबल इनइक्वालिटी है वैक्सीन एक्सपोर्ट्स में। लाइक हमारी कुछ कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, वहाँ पे बहुत ही कम लोगों का अभी वैक्सीनेशन हो पाया, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन्स पहुँच नहीं पा रही हैं। लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, हमारी डेवलप्ड कंट्रियाँ प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं अपने कंट्री के लोगों को देने के लिए। लाइक इन अमेरिका दे आर प्लानिंग टू गिव बूस्टर डोजेज, लाइक दे हैव fully vaccinated all their citizens, now they are trying to give booster, one more dose for extra to their citizens. So this is the inequality of vaccination drive. India is willing to fulfill the gap of inequality, so they are going to begin the export from October. That's a good news. The decision come from the government severely restricted vaccine exports in March and stopped then in mid-April. तो ये डिसीज़न गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ऐसा ही डिसीज़न गवर्नमेंट ने उसमें लिया था मार्च में, जिन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सारे एक्सपोर्ट ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम मार्च, और स्टॉप कर दिया था फ्रॉम मिड अप्रैल से स्टॉप कर दिया था। एज़ यू ऑल नो, इंडिया में बहुत ज़्यादा ही तेज़ से सेकेंड वेव फैली हुई थी, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट स्टॉप कर दिया था। The renewed export drive known as Vaccine Matri will first prioritize the global vaccine sharing platform COVAX। तो ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है COVAX। ये जो हमारी वैक्सीन मैत्री एक वैक्सीन ड्राइव थी गवर्नमेंट की, बहुत ज़्यादा फेमस थी, ये रिन्यूड कर दी गई है। और ये किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी? ये प्रायोरिटाइज़ करेगी कोवैक्स प्लेटफॉर्म। कोवैक्स प्लेटफॉर्म है दुनिया की कंट्रीज़ को कोवैक्सीन देने का प्लेटफॉर्म। वहाँ पे सारे जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो आके एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होगी? कोवैक्स प्लेटफॉर्म होगी और अपनी नाइबरिंग कंट्रीज़, एज यू ऑल नो। Just 4 days after the vaccination program kicked off in India on January 16, India shipped the first batch of vaccine to Bhutan and Maldives as a part of this vaccine diplomacy। तो इंडिया ने ज़्यादा देर ना करते हुए, केवल अपने बारे में ना सोचते हुए, जैसे ही इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जनवरी 16 से, इंडिया ने अगले 4 दिनों में ही अपना पहला शिपमेंट भूटान और मालदीव को भेज दिया था अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत। टिल मिड अप्रैल इंडिया हैज़ सप्लाइड नियरली 20 मिलियन डोजेस टू कोवैक्स एंड डोनेटेड नियरली 11 मिलियन, while nearly 26 million doses were sold to 26 countries. So मिड अप्रैल तक इंडिया की ड्राइव ऐसे ही थी कि उसने 20 मिलियन डोजेज़ कोवैक्स को दिए थे और 11 मिलियन डोजेज़ डोनेट कर दिए थे, और 26 मिलियन डोजेज़ जो थे उसने 36 डोजेज़ अप्रॉक्स 26 कंट्रीज़ को सोल्ड भी किए थे।
But with the daily fresh cases and deaths in the second wave began to surge in March and the supply of vaccines from the two manufacturers not meeting domestic demand, the priorities quickly changed and the export of vaccine was put on the hold. जैसा कि हमने देखा था सेकेंड वेव में केसेस बढ़ने लगे इंडिया में, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड के, वो डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे डोमेस्टिक डिमांड को, तो प्रायोरिटीज़ हमारी एकदम से जल्दी से चेंज हुई और हमने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, उसे होल्ड पे रख दिया. इट बिकम पॉसिबल टू एक्सपोर्ट वैक्सीन्स टिल मार्च मेनली ड्यू टू द स्लो अपटेक ऑफ वैक्सीन बाय हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स. It became possible to export vaccine till March, mainly due to the slow uptake of vaccine by healthcare and frontline workers and Covishield vaccine manufacturer late last year, nearly the 6-month expiry date. So it became possible to export vaccine till March, mainly due to the slow uptake of vaccines by healthcare. लेकिन हमारी जो वैक्सीन थी वो हम लोगों ने टिल मार्च तक एक्सपोर्ट की थी. वो पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन्होंने काफ़ी स्लोली इसका वैक्सीनेशन किया, एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर लेट लास्ट ईयर नियरली द 6-month एक्सपायरी डेट. और जो हमारी एक्सपायरी डेट थी वो केवल 6 month थी. The daily uptake of vaccines began climbing steadily with vaccine eligibility too. All above 45 years from March 1 and all adults above 18 years from May. But फिर हमारी धीरे धीरे steadily और daily हमारी uptake of vaccines begin. Daily uptake of vaccines start होता है, बढ़ता है, begin to climbing. कैसे? As eligibility for vaccination above 45 was started from April 1 and for the adults above 18 years from May. तो पहले जो रूल था अप्रैल 1 से लगाया था कि केवल 45 ईयर्स एंड अबो को लगेगी. देन दे हैव चेंज द रूल और May 1 से उन्होंने एडल्ट को भी लगाना स्टार्ट कर दिया. With most developed countries holding vaccines and prioritizing their vaccination, and India too halting all export vaccine supply to the COVAX facility has been hit. So जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी वैक्सीन होल्ड कर रहे थे और वो अपनी वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे लाइक अपने सिटीजन्स के लिए. इंडिया ने भी अपना एक्सपोर्ट हॉल्ट कर दिया था, जिससे कोवैक्स फैसिलिटी में वैक्सीन का हिट हुआ था, सप्लाई का हिट हुआ था. कोवैक्स में वैक्सीन सप्लाई नहीं हो पा रही थी. कोवैक्स एक प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड, जैसे अपना कोविन है इंडिया में, वैसे वर्ल्ड वाइड वैक्सीन के लिए कोवैक्स है. As a result, about 80% of the nearly 6 billion doses administered globally have been a high and upper middle income countries. इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 80% जो हमारी वैक्सीन डोजेज़ हैं वो हाई या फिर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ही लगे, एडमिनिस्टर्ड हो पाए. It got administered in only high and upper middle income countries. Vaccine inequality is striking in Africa. Just 2% of 6 billion doses has been administered here and less than 3.5% of its population fully vaccinated. तो वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है अफ्रीका में. पूरे वर्ल्ड की वैक्सीन्स में से केवल 2% यहाँ पे लगा है और इसकी केवल 3.5% पॉपुलेशन ही फुली वैक्सीनेटेड है. While efforts are being made through COVAX to increase vaccine supply to Africa, the continent will still end up with 25% fewer doses than anticipated by the end of 2021. उसके हालांकि कुछ एफर्ट्स बनाए गए हैं कोवैक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा कि अफ्रीका में हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकें, बट द कॉन्टिनेंट विल स्टडी एंड अप विद 25 फीवर डोजेज देन एंटिसिपेटेड बाय द एंड ऑफ. तो जितना एंटिसिपेट किया था 2020 एंड तक, उससे केवल 25% कम डोजेज ही उस कॉन्टिनेंट में हो पाएंगे. वाइल द एफर्ट आर मेडेड बाय द प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोवैक्स. Only 15% of the over 1 billion doses pledged by the developed countries has reached Africa, which has made
unsuccessful attempt to buy vaccines. सो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने 1 बिलियन डोजेस प्लेस किए थे कि वो अफ्रीका को देंगे, उनमें से केवल 15% ही अफ्रीका पहुंच पाए हैं, जिससे वैक्सीन ख़रीदने का जो अटैम्प्ट है अफ्रीका का वो अनसक्सेसफुल होता दिख रहा है. And now with the US and other developed countries focusing efforts on approving a boosters doses for certain categories, the supply of vaccine to Africa and other countries to immunize even healthcare workers will continue to be restricted. और जैसे अदर US और अदर कंट्रीज़ इस चीज़ में अप्रूवल देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एक कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल्स को बूस्टर डोज भी दे सकें, तो जो अफ्रीका का एफ़र्ट होगा कि अपने हेल्थ केयर को इम्यूनाइज़ कर सकें वो भी रिस्ट्रिक्ट होगा उससे, क्योंकि यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गिव बूस्टर डोजेस टू देयर सिटीजन्स. A vaccination policy that leaves many of the countries in the global south vaccine deprived will be hugely counterproductive. अब देखिए ये तो सिचुएशन की बात आ गई कि क्या सिचुएशन थी. अभी क्या आ रहा है कि ये जो वैक्सीन डिप्राइवेशन है या फिर वैक्सीन पॉलिसी है जिसमें बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ वैक्सीन डिप्राइव्ड, ग्लोबली साउथ कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीन डिप्राइव्ड हैं, वो अगली बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूजली बहुत इनॉर्मस मात्रा में काउंटर प्रोडक्टिव होगा. मतलब आप उनके लिए ही खतरा होगा. काउंटर प्रोडक्टिव मतलब काफ़ी ख़तरनाक होगा. As long as vaccine inequality prevails, the virus will continue to circulate, thereby increasing the possibility of more dangerous variants, far more transmissible and resistant to vaccine than Delta. तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वायरस ज़्यादा कंटिन्यू, as long the vaccine inequality prevail, the virus will continue to circulate. जब तक वैक्सीन इनइक्वालिटी प्रिवेल होगी, वैक्सीन इनइक्वालिटी बनी रहेगी, वायरस जो है उन कंट्रीज़ में, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ में सर्कुलेट होता रहेगा. और देयर बाय क्या करेगा, पॉसिबिलिटी ये है कि वो और डेंजरस वेरिएंट वहाँ से प्रोड्यूस होके निकलें जो फार मोर ट्रांसमिसिबल, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो. मतलब वो अभी जैसे वो 10 लोगों को ट्रांसमिट करता है, पता लगा 50 लोगों को करने वाला आ जाए. एंड रेजिस्टेंट टू वैक्सीन देन डेल्टा, और वैक्सीन का भी उस पर कोई असर ना हो, वो उसका रेजिस्टेंट हो, देन डेल्टा इमर्जिंग. तो जैसे डेल्टा पे अभी वैक्सीन का असर है, वो डेल्टा से भी डिफरेंट हो और उस पर वैक्सीन का भी असर ना हो. इंडियाज़ डिसीजन टू रिज्यूम वैक्सीन एक्सपोर्ट इज़ हैंस कमेंडेबल. इसीलिए इंडिया का डिसीज़न कि वो अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट को रिज्यूम करे, ये कमेंडेबल है, काबिल तारीफ़ है. इट्स कमेंडेबल. The need of quickly ramp up vaccine production here to sustain export even while meeting the ever rising domestic demand cannot be overemphasized. तो अब नीड ये है कि हम अपने वैक्सीन प्रोडक्शन को रैम्प अप करें और जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें और हमारी जो राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी फुलफ़िल करें. वो ये कह रहे हैं डैट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज. इसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कहा जाता था, उसकी एम्फेसिस हम इतना समझ रहे हैं कि उसको ओवर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वी ऑल नो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, दैट वाज आवर आर्टिकल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट था जिसे हमें दोबारा रेटिंग करने की ज़रूरत पड़े, बट फिर भी कुछ वर्ड्स थे जैसे रैम्ड, prevail with RAM, drive up the price in order to gain a financial advantage, rear up on its hind legs in threatening posture. तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो रैम्ड का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, रैम्ड मतलब इंक्रीज़ होना. काउंटर प्रोडक्टिव आप जानते ही हैं, हैविंग द अपोजिट ऑफ द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट. जो हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, जो हम लोग डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, उसका अपोजिट होना हार्मफुल, डैमेजिंग. तो वही हमने कहा ना, हार्मफुल हो सकता है, डिज़ास्टर्स हो सकता है. कमेंडेबल मतलब एडमिरेबल, काबिल तारीफ़. कमेंडेबल मतलब एडमिरेबल, जिसकी तारीफ़ की जाए. प्राइज़ वर्दी, तारीफ़ करने के लायक, तारीफ़ काबिल. ओवर एम्फेसाइज्ड
प्लेज एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन, बहुत ज़्यादा उस पर जोर डालना, फोकस करना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनका मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते थे। सो दिस वॉज आवर पैसेज एंड आई डोंट थिंक अब इसको दोबारा रीडिंग करने की ज़रूरत है, पहली बार में काफ़ी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और क्या चल रहा है ग्लोबली, क्यों इंडिया को ये सारी चीज़ें, वैक्सीन को फिर से एक्सपोर्ट करना चाहिए, वो चीज़ें भी समझ में हो गई। सो डैट वॉज अ ईजी पैसेज। सो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग केवल 15 मिनट्स में ही अपना पैसेज कंप्लीट कर पाए। हमारा टारगेट था 20 मिनट बट वो केवल डिफ़िकल्ट पैसेजेस के लिए होता है। सो चलिए कल फिर से हम कोशिश करेंगे उस टारगेट को पूरा कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आपको लग रहा है कि मैं अगर हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता तो तभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है किसी स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है जो बहुत ही बेसिक लेवल से अगर एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ना चाहता है, तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जिनको सच में बिगनर्स हैं, जिनको सच में इस एनालिसिस की ज़रूरत है। Thank you once again friends for watching this video. I will meet you guys tomorrow. Till then, bye bye.